इंटरेक्शन है जो मैं हमारे दर्शक और प्रियंका और आप भी हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं जानने के लिए, मोर इम्पोर्टेंटली सीखने के लिए, वो प्रशांत जी की मार्केट की भविष्यवाणी। हम सब जानना चाहते हैं कि प्रशांत जैन इस समय मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। कंजर्वेटिव फंड मैनेजर रहे हैं, एक ऐसे फंड मैनेजर हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से मार्केट के बड़े उछाल और बड़ी गिरावट देखी है। तो क्या इंडिया इस समय ऐसे कस्ब पर है जहां से अच्छे दिन और अच्छे दिन होंगे, और इस समय किन सेक्टर के अंदर री रेटिंग हो सकती है और किन सेक्टरों में आपको धैर्य रखना चाहिए? तो जैन साहब, पहले तो ईटी नॉट स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत। हमेशा हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि प्रशांत जी की भविष्यवाणी जाने, प्रशांत जी से सीखे, प्रशांत जी से समझे कि मार्केट आउटलुक क्या है, जिंदगी का आउटलुक क्या है, और नए अवतार के अंदर लाइफ साहब आपके लिए कैसे बदली है। तो निकुंज, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। अभी तक मैंने आपसे केवल इंग्लिश में ही बात करी, बट आप हिंदी अच्छी बोलते हैं। आई थिंक निकुंज, ये भारत के लिए एक अच्छा समय है और अगले, मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद इंडिया का जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटलुक है वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। हमारी आज जो कॉस्ट्स हैं बाकी एशिया के जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तुलना में कम है। जियोपॉलिटिकली इंडिया को बाहर की जो बड़े कंपनीज़ हैं वो एक फेवरेबल तरीके से देखते हैं, और कोविड के लॉकडाउन के एक्सपीरियंस के बाद बड़ी कंपनीज़ अपनी सप्लाई चेन को डी रिस्क भी करना चाहती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केवल 0.5% मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया का लगभग 4% जीडीपी का है, $110 बिलियन का होता है। तो जिस भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करती है तो वहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ है, ये 6 से बढ़ के 7-8% तक चला जाएगा। जहाँ तक शेयर बाज़ार की बात है तो आप देखेंगे कि पिछले 18 महीने से निफ्टी लगभग रेंज बाउंड है, तो इसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं और बाज़ार फ्लैट पड़ा हुआ है। तो इससे जो पी मल्टीपल है जो इंडिया का, जो करीब 23-24 तक चला गया था ऊपर में, आज वो 2025 के बेसिस पे लगभग 16 से 17 के बीच का है, और ये एक सामान्य पी मल्टीपल है, और इसमें मल्टीपल बढ़ने की मेरे हिसाब से बहुत गुंजाइश नहीं है अगर फेयर वैल्यू से देखें। अब सब लोग शेयर लेने आ गए तो मल्टीपल बढ़ जाए, बाजार ओवर वैल्यू हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये एक फेयर मल्टीपल है। तो इसमें मेरे ख्याल से 12-14% का जो हमारे नॉमिनल जीडीपी का, जो हमारे प्रॉफिट ग्रोथ की रेट है, उतना लॉन्ग टर्म में रिटर्न आने की इसमें की पूरी संभावना है। और जितने जैसे जैसे 1-2 क्वार्टर और हम आगे जाएंगे, यदि बाज़ार नहीं घटता है तो मुझे लगता है इसकी घटने की संभावना उतनी कम होती है। जैन साहब, हम ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां पर यूएस इकॉनमी शायद रिसेशन के कगार पर है, और वो वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है। 2008 हो या 2012 या 13 हो, हमने देखा है कि वो एक इंजन है, और जब इंजन धीमा हो जाता है, हम तो रेलगाड़ी की पिछले पहिए हैं या फिर बोगी हैं, तो हम पे भी असर पड़ेगा। इस बात को कैसे नज़रअंदाज करा जाए? नहीं, कुछ मेरा इसमें सोचना थोड़ा अलग है। देखिए, भारत को बाहर से क्या चाहिए? हमको तेल चाहिए और हमको कैपिटल चाहिए। अगर बाहर थोड़ा रिसेशन है तो इसमें तेल की कीमतें कम होती हैं और ब्याज की दर कम होती है, तो उससे हमको लाभ है। और जो अब आप देख भी रहे हैं कि बाहर ब्याज की दर थोड़ी कम हुई है ऊपर से, और तेल का दाम काफ़ी कम हो गया। अभी तक रिसेशन नहीं आया है, केवल रिसेशन की संभावना से और तेल का दाम इतना कम हो गया है, तो इससे भारत को लाभ होता है। तो और भारत का, देखिए, भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। जैसे चाइना है, ताइवान है, कोरिया है, जर्मनी है, ये लोग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। इनके जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वो एक्सपोर्ट्स में है, वो भारत की लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बाहर की अर्थव्यवस्था स्लो होएगी, उससे हमारे इकोनॉमी पे कोई विशेष फ़र्क मेरी समझ में नहीं पड़ता है, और हमारे लिए उल्टा फ़ायदा है, क्योंकि तेल और ब्याज की दर कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर बाहर तकलीफ़ बढ़ती है और उसके चलते फॉरेनर्स की बड़ी सेलिंग आती है, तो शेयर बाज़ार में एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। वो पहले भी आया है, कई बार आया है, लेकिन ऐसे हर नी जर्क रिएक्शन को मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ।
जैन साहब, पिछले 3 साल में हमने देखा कि हर साल के अंदर कुछ ना कुछ नया हुआ है। कोविड के बाद ब्याज दरें नीचे गईं, फिर 2021-22 में हमने देखा कि जो ब्याज दर ऊपर गई थी उससे इन्फ्लेशन वापस आई, और वही ब्याज दर नॉर्मलाइज हो रही है तो मार्जिन्स ठीक हो रहे हैं। तो अगला 2-3 साल का प्रमुख हेडलाइन आपको क्या लगता है? आई थिंक ये एक बहुत सामान्य सा समय है, और अगर कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो ये बहुत सामान्य सा समय है। जो कोविड के कारण ग्रोथ गई, इंटरेस्ट रेट्स गए, इन्फ्लेशन बैठा, उसका रिवर्सल हुआ पूरा इंटरेस्ट। तो आई थिंक अब सभी तरह से आप देखिए तो 3 साल के बाद लगभग स्थिति सामान्य सी हो रही है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स कहें, चाहे इन्फ्लेशन कहें, चाहे ग्रोथ रेट्स कहें, चाहे बाज़ार कहें। तो मेरे ख्याल से ये एक सामान्य सा समय है, इसमें कोई बड़ी रिस्क या बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नियर टर्म में एटलीस्ट नहीं दिखती। तो जब सामान्य समय में हिंदुस्तान का, अगर मैं सामान्य समय देखूं 2016-17, 2019-20 कोविड आने से पहले, तो उस समय हम देख रहे थे कि कंजम्पशन ठीक चल रहा था, बैंक्स ठीक चल रहे थे, पावर यूटिलिटीज़ ठीक चल रही थी। तो क्या लगता है वही ट्रेंड वापस चलेगा? मुझे लगता है देखिए, शेयर बाज़ार में एक साइकिल हमने देखा है 5 से 10 साल का होता है, और लोग उसको वैल्यू और ग्रोथ बोलते हैं। मैं ऐसा उसको अलग तरीके से देखता हूँ कि जहाँ भी ग्रोथ के अनुसार जो भी राइट मल्टीपल है वहीं पे वैल्यू है। वो हाई वैल्यू हाई ग्रोथ सेक्टर में भी हो सकता है और लो ग्रोथ सेक्टर में भी हो सकता है। तो इस बाज़ार में देखें तो मुझे लगता है जो कंज्यूमर सेक्टर के बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स थे, जो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स थे, उनमें कमी आई है। टेक्नोलॉजी के मल्टीपल्स काफ़ी कम हो गए हैं। कंज्यूमर में मेरे ख्याल से और भी मल्टीपल्स घटने की जगह है। और जहाँ तक री रेटिंग की बात करते हैं तो आई थिंक बैंक्स में काफ़ी री रेटिंग हो गई है, तो उसमें फेयर वैल्यू जैसा है। तो जितना ग्रोथ रहेगा बैंकिंग में उतना मेरे ख्याल से रिटर्न्स आना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि केवल एक पावर सेक्टर मेरे अनुमान में ऐसा है जिसमें कि अभी भी थोड़ा मल्टीपल्स बढ़ने की जगह है। तो पावर सेक्टर को क्यों लाइक करते हैं? अगर मैं पावर सेक्टर का बेसिक स्केच देखूं तो उसके अंदर थर्मल कैपेसिटी अब ऐड नहीं हो रही है। जो लार्ज कैपेसिटीज़ हैं जो एनटीपीसी के पास या टाटा पावर के पास है वह थर्मल के अंदर है। एनटीपीसी थोड़ा थोड़ा, मगर प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सोलर में जा रहे हैं। तो एक सेक्टर के अंदर चेंज आ रहा है। तो ऐसे चेंजिंग डायनामिक्स में क्या सेक्टर का मूल्यांकन ठीक रहेगा? देखिए, पावर एक ग्रोथ सेक्टर है। इंडिया में आज केवल 6% घरों में एसी है, और एसी जो है वो आप चलाएं तो जितना एक एसी का कंजम्पशन है एक घर में, उतना कंजम्पशन बाकी सभी 10 पंखे और एक एसी बराबर, शायद एक एसी 10 पंखों से भी ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो पावर कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा। आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई देश में 15 साल में तो क्या होगा? जी हाँ, जी हाँ। तो आपकी कितनी डिमांड पावर की आएगी? वो तो पूरा पेट्रोल डीजल से आपको इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच करना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा ये पावर के बेसिस पे ही ग्रो करेगा। तो आई थिंक पावर एक इंडिया में ग्रोथ सेक्टर है, और क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ESG के चलते, ESG कंसर्न के चलते या रिन्यूएबल के चलते ऐसा लगा था बाज़ार को कि ये कन्वेंशनल पावर कंपनीज में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई थिंक वो व्यू मैंने पहले भी कई बार कहा गलत था मेरे हिसाब से, और आज लगभग सभी लोग उसको मान रहे हैं। तो वहाँ पर वैल्यू है, वहाँ पर ग्रोथ है। इंडिया को और थर्मल प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसके अनाउंसमेंट भी मेरे समझ में आना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो थर्मल की कंपनी है वो सोलर और विंड भी आराम से लगा सकती है। एक्चुअली थर्मल प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके कंपैरिजन में एक विंड मिल या सोलर लगाना तो बहुत साधारण सी चीज़ है। सोलर और विंड में जो मेन कंपैरेटिव एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है किसी भी कंपनी का, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जो भी कंपनी पावर सेक्टर में सबसे कम रेट पे बाज़ार से पैसा बोरो कर सकती है, मुझे लगता है उसके सक्सेसफुल होने के चांस सबसे अधिक है। और जो कन्वेंशनल बड़ी पावर कंपनीज़ हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट बाज़ार में सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि यही कंपनीज़ सोलर और विंड सेक्टर में भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करेंगी। तो इसलिए ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसीलिए मुझे ठीक लगता है। जैन साहब, आप
एक हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं, मगर आप पब्लिक मनी जब मैनेज कर रहे थे उसमें एनएवी तो साफ डेली निकलती थी, उसमें कई बार प्रेशर होते थे, कई बार कंपल्शन होते थे। हम अक्सर कहते थे आपका फंड टॉप क्वार्टाइल में, लोअर क्वार्टाइल में, रोज स्क्रूटनी करते थे, मीडिया वाले करते थे, मैं मानता हूँ हम लोग भी करते थे। मगर आप इस नए अवतार के अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं भाई 3-5 साल का ही व्यू हो तो मेरे पास आओ, तो अब आप डिफरेंट तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो हाउ इज प्रशांत जैन इन्वेस्टिंग डिफरेंटली? लेकिन निकुंज, आप शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड भी उसी प्रकार से चलाया। वो प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर से मैंने अपने जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन था या जो डिसीजन था उस पर उसका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें पेन भी आया साल 2-2 साल का, लेकिन हम उसमें स्थिर रहे क्योंकि हम लोग को लगता था कि वो सही निर्णय है। और समय के साथ साथ वही कंपनी जिन्होंने पेन दिया था वही जो है उस परफॉर्मेंस को उन्होंने इम्प्रूव किया। पेन बिकेम गेन। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पहले किया और जो अब करूँगा उसमें अप्रोच में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। खाली मुझे इतना लगता है कि जो मेरे 30 साल का अनुभव है उससे शायद आने वाले समय में आशा करता हूँ कि मैं गलतियाँ थोड़ी कम करूँ। पर आपने जैसे कई मिड थीम्स पकड़े थे, डिफेंस एक छोटा थीम था, बड़ा थीम हो चुका है, उस प्रकार का नया थीम क्या लगता है? देखिए, मैंने जो सोचा वो हमेशा आपसे शेयर किया और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है शेयर करूंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि इस बाज़ार में कोई मेरी समझ में ऐसा कोई थीम नहीं है जो कि डीपली अंडर वैल्यूड हो। ये एक बाज़ार का दौर है इस प्रकार का, लेकिन समय के साथ साथ मुझे लगता है फिर कहीं कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। और जब भी मैंने इकोनॉमी का माइग्रेशन देखा, अगर हम चाइना की स्टडी करें या फिर यूएस की पुरानी स्टडी करें, जब इकोनॉमी का रुख बदलता है और हमारी इकोनॉमी का रुख जैसा बता रहे हैं बदल रहा है, तो 3 से 5 बिलियन डॉलर, 5 से 10 बिलियन डॉलर, इस पूरी जर्नी के अंदर आउटसाइज गेनर्स मिलेंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें होंगी जो अभी तक हमने देखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, वैसे तो देखा जाए इस प्रकार से तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर शुड ग्रो वेरी फास्ट, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स एक काफ़ी हद तक पूरी हो चुके हैं। तो जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में जाएंगे। लेकिन तो ग्रोथ रेट्स तो कुछ सेक्टर्स के हैं जो फास्टर ग्रो करेंगे, लेकिन इशू ये है कि उनका आज वैल्यूएशन क्या है। तो मुझे लगता है इस बाज़ार में जो हायर ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स हैं उनका मल्टीपल भी अकॉर्डिंगली उन्हीं के अनुसार है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बैंक्स में जो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो शायद ऐसे बैंक्स में था जो बड़े बैंक्स हैं। एसबीआई में आपने निवेश करा था, आपने और पीएसयू बैंक्स में निवेश करा था, आपने आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करा था। बैंकिंग में एक तरफ तो फिनटेक है और एक तरफ मिड कैप है, तो आपको क्या लगता है कि 3-5 साल में बैंकिंग क्षेत्र का क्या रुख रहेगा? देखिए, मुझे लगता है बैंक्स ग्रो करेंगे क्योंकि इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ शुड बी फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। और मुझे लगता है बड़े बैंक्स शेयर गेन करेंगे छोटे बैंक से, और क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो एक ब्रांच की या मैन पावर की जो एक लिमिटेशंस होती हैं कि आप कितने लोन लिख सकते हैं, कितने छोटे छोटे लोन लिख सकते हैं, वो सब लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे लगता है जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी बड़ी बैलेंस शीट, पीएनएल है, अच्छी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और हज़ारों करोड़ रुपए साल वो टेक्नोलॉजी में खर्च कर सकते हैं, ये बैंक्स अच्छा करेंगे, शेयर गेन करते रहेंगे। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड हैं, अच्छे स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो लेकिन आप फिर भी मैं कहूँगा वहाँ पे छोटे बैंकों में से 10 में से 2 अच्छा करेंगे, लेकिन जो बड़े 3-4 बैंक हैं शायद वो सभी अच्छा कर पाएंगे। प्रशांत साहब, ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो बड़ी कंपनियां और बड़ी हो रही हैं? मिसाल के तौर पर 2000 में जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अभी भी हुई है। उस समय इंडिया के 3 सबसे बड़े बैंक थे, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, अभी भी वही है। तो हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लोगों का उत्साह हमेशा बना रहता है, मगर हम अक्सर देखते हैं कि जो सबसे बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट गेनर होता है वही लार्ज कैप कंपनियाँ ही होती हैं। नहीं निकुंज, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ और अभी भी कहता हूँ। और आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए तो उसका रिटर्न निफ्टी से कम है। निफ्टी से कम है? कम है। 20 साल के हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, अगर आप लंबे समय देखेंगे 10, 15, 20 साल, तो उसका रिटर्न निफ्टी से कम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि
छोटी कंपनीज़ जब ऐसे सेक्टर में हैं कि जहाँ पे स्केल इज़ ए एडवांटेज, तो हमको ऐसी कंपनीज़ में बहुत सावधान रहना चाहिए। उसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई कंपनी छोटी है इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन वो उस इंडस्ट्री में वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सबके साथ साबित हो सकता है। और ये मानना गलत है कि देखिए स्मॉल कैप्स की संख्या बहुत है, तो हर वर्ष कुछ 2, 5, 10% स्मॉल कैप्स आउटसाइज गेंस आपको दे सकते हैं, और बाज़ार का पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहता है। जो बहुत सारे कंपनीज जिनमें बहुत लॉस होता है उनकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में मुझे लगता है अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि जो एक बड़ी कंपनीज है जिस सेक्टर में, जब तक वो वेल मैनेज्ड है तब तक उनके पास एज है, और तब तक वो और बड़े होते जाएंगे। और ऐसा इंडिया में ही नहीं दुनिया में भी होता है। लेकिन कभी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है या कहीं में ख़राब मैनेजमेंट आ जाता है या कोई और दिक्कत आ जाए, तब वो बड़ी कंपनी परेशानी में आ सकती है। लेकिन जब तक उसको हम ठीक से मैनेज करेंगे तो उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज छोटे के मुताबिक। आखिरी 2-3 सवाल आईटी की बात करते हैं। यह सेक्टर अब मैच्योर सेक्टर हो चुका है, आप ही के शब्द में दोबारा दोहरा रहा हूँ, मगर इस सेक्टर के अंदर हम 3-4 साल से देख रहे हैं नई चीज़ आई है, कंपनी बायबैक कर रही है, इतना कैश फ्लो है बायबैक कर रही है। तो इस डाउन टर्न में क्या आईटी स्टॉक्स लेने चाहिए? देखिए सेक्टर मैच्योर है, इसमें मैच्योर का मतलब ये नहीं कि ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 8% डॉलर टर्म्स में है, और मुझे लगता है वही आने वाले वर्षों में भी उतना ही ग्रोथ होना चाहिए, उससे अधिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए। देखिए आप बाईबैक करिए, जितना आप पैसे का जो प्रॉफिट है आपका बाईबैक करिए या आप डिविडेंड दीजिए, वो बात एक ही है। तो बाईबैक भी उतने ही पैसे से होता है, तो मेरे ख्याल से उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि इनके जो मल्टीपल्स ऊपर में 40 तक चले गए थे वो अब घट के 20-25 के आ गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से अभी भी कोविड के पहले जो मल्टीपल्स थे उनसे थोड़े ज़्यादा है। तो एक व्यू ये है कि ये मल्टीपल्स वहीं जाएंगे, तो हो सकता है इनमें कुछ समय तक और आसानी बने या थोड़ा और घट जाए, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, फ्री कैश फ्लो वाला सेक्टर है, कंपनीज़ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है इसमें एक सामान्य औसत रिटर्न अगर हम डिविडेंड को जोड़ लेंगे तो आने की संभावना है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब ख़राब भी नहीं है जितना कि 1 साल पहले था। तो पावर के अलावा आपके हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत और अच्छा नहीं है किसी भी क्षेत्र में? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि देखिए पावर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मल्टीपल्स बढ़ने की अभी भी गुंजाइश है। बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे बैंक्स हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें मल्टीपल्स शायद नहीं बढ़ेंगे लेकिन ग्रोथ अच्छी है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है, रिस्क रिवॉर्ड वहाँ भी फेवरेबल है। तो केवल एक कंज्यूमर सेक्टर ऐसा लगता है मुझे जहाँ पे कि मल्टीपल्स शायद और घटेंगे। आखिरी सवाल, जब आपने अपना इन्वेस्टिंग करियर चालू करा था, जब इन्वेस्टिंग के तरीके अलग थे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के तरीके अलग थे, मार्केट में लिक्विडिटी और पैरामीटर्स के तरीके अलग थे, तो ओवर द इयर्स डू यू थिंक द वे यू इन्वेस्ट एंड द वे फ्यूचर इन्वेस्टिंग विल वर्क, हैज़ दैट चेंज्ड? नहीं, बिल्कुल देखिए उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और कुछ नहीं हुई हैं। तो जैसे 91 में जब मैंने करियर शुरू किया था तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हम लोग रद्दी वाले के पास जाते थे और किलो के भाव से एनुअल रिपोर्ट ख़रीद लेते थे और फिर आके उनको एनालाइज करते थे। उस टाइम एनुअल रिपोर्ट मिलना भी आसान नहीं था और उस समय बाज़ार में इतनी रिसर्च नहीं थी, तो हम लोग 10 एनुअल रिपोर्ट पढ़ते थे तो उसमें से हमको 1, 2, 3 अच्छी कंपनी मिल ही जाती थी। वो इन्फॉर्मेशन एज नहीं था मैं कहूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल था। जो भी वो मेहनत करेगा वो आप कोई भी जाके एनुअल रिपोर्ट ले सकता है। तो एज नहीं था, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आसानी से नहीं आती थी। तो वो दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जितनी हम एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए बाज़ार में पिछले 30 सालों में कई जगह एक्सेस हुई, चाहे आईटी का बबल था, चाहे इंफ्रा का बबल था 2008 में, चाहे फार्मा में एक्सेस हुई 2013-14 में, या न्यू एज में एक्सेस हुई 2 साल पहले। और उसी समय पे अलग अलग सेक्टर्स बहुत अंडर वैल्यू भी हुए, चाहे ओल्ड इकोनॉमी था 2000 के आसपास, चाहे कंज्यूमर फार्मा था 2008-10 के आसपास, चाहे बैंक्स थे, यूटिलिटीज़ थे, डिफेंस था 3 साल पहले।
तो इन सब का जो मल्टीपल था, चाहे वो 300 हो या 3 हो, वो सबको मालूम था। तो आप ये नहीं कह सकते उसमें कोई इन्फॉर्मेशन एज था। वो एक व्यू की बात है कि किसी को लगता है जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इसी में पैसा बनेगा किसी भी दाम पे, और कोई कहता है कि नहीं भाई स्लो ग्रोइंग सेक्टर है, अगर बहुत सस्ता है तो मेरे को यहाँ पैसा। तो एक वो एक व्यू है, एक डिसिप्लिन है, एक पेशेंस है, एक एबिलिटी टू हैंडल पेन है। तो मेरे ख्याल से वो बात सही है आपकी कि बाज़ार में कोई इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज मेरे ख्याल से 15 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन सबकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जो मेरी अप्रोच रही, सही समझ, पेशेंस और डिसिप्लिन, इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आता है। और भी पैसे बनाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरी अप्रोच यही रही है। और शायद मुझे लगता है आपकी फर्म का नाम 3P है। जी 3P है, प्रूडेंस, पेशेंस, परफॉर्मेंस। और पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंस इज़ द मोस्ट अंडर एस्टेटेड स्ट्रेंथ ऑफ अ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरा ऐसा मानना है। पर मिलेनियन बोलते हैं जी आजकल हमें बिरयानी नहीं चाहिए, हमें पिज्ज़ा चाहिए, वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल। नहीं, वो खाने में ठीक है लेकिन इन्वेस्टिंग में वो पेनफुल है। जैसे कि जो सभी लोग F&O में, आप जानते हैं 97% वॉल्यूम्स F&O में है, और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी सभी की, NSE की, तो उसमें ये लिखा गया है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ लूजिंग मनी। तो आई थिंक वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, ईटिंग के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आई थिंक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट द राइट अप्रोच। तो हमें सब एक्सपर्ट्स बोलते हैं भाई गो टू प्रोफेशनल, डोंट मैनेज मनी, पर फिर आत्मनिर्भरता कैसे होगी? देखिए, हर फील्ड में तो आत्मनिर्भरता हो नहीं सकती। फिर तो आप 500 साल पहले चले जाएंगे। तो आज आप आत्मनिर्भर कहाँ हैं? मतलब आपकी जो लाइफ है, तो हम ह्यूमन सोसाइटी ने इवॉल्व किया है, प्रोग्रेस किया है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो आप कपड़ा सिलवाने कहीं जाते हैं, आप खाना बनवाने कहीं जाते हैं। तो आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अगर सही समझ से, पेशेंस के साथ किया जाए तो कोई और भी इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन यदि सही समझ और पेशेंस नहीं है तो आई थिंक यू कैन गिव इट अ चांस टू द प्रोफेशनल्स। पेशेंस एंड एक्सपीरियंस, प्रशांत साहब का जो एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत दिन से सीखता हूँ हर बार, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। और एक अंग्रेजी की कहावत है, बफेट साहब की, उससे कोट मैं दे करके क्लोज करता हूँ आज का शो, दैट इफ़ यू डोंट नो हुम यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लर्न। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर कर रहिए भैया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर मत बनिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आकर के वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पक्का नुकसान होगा। जैन साहब, इतना सीखता हूँ आपसे हर बार, 20-25 साल से, हर बार जोरदार इंटरेक्शन होता है। तो अगली डेट अभी बुक कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद निपुण जी, थैंक यू।